कल्पना कीजिए, एक देश की नेशनल एयरलाइन दिवालिया होने की कगार पर है। सरकार उसे बेच नहीं पा रही और खरीदने आगे कौन बढ़ता है? कोई विदेशी कंपनी नहीं, बल्कि उसके देश की फौज। क्या एयरलाइन खरीदने लगी है सेना? और क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री आज एक सुपर कॉरपोरेशन बन चुकी है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA करीब 800 अरब पाकिस्तानी रुपए के घाटे में है। IMF ने साफ कर दिया है कि अगर कर्ज चाहिए तो एयरलाइन बेचो। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब बोली लगाने वालों में सबसे आगे जो नाम आया वो था फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। खाद बेचने वाली कंपनी अचानक एयरलाइन क्यों खरीदना चाहती है? क्योंकि ये कोई साधारण कंपनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री के सबसे बड़े बिजनेस समूह फौजी फाउंडेशन का एक हिस्सा है। कहानी शुरू होती है 1954 से। इंग्लैंड अपने सैनिकों के कल्याण के लिए जो फंड छोड़ गया था, उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया। हिंदुस्तान ने यह पैसा सैनिकों और विधवाओं में बांट दिया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इसे इन्वेस्टमेंट फंड में बदल दिया। इसी फंड से बना फौजी फाउंडेशन और यहीं से मिलिट्री ने बिजनेस में पहला कदम रखा। फौज ने बंदूकें नहीं खरीदी खैबर टबैको कंपनी, बनाई सीरियल फैक्ट्री, खड़ी की शुगर मिल। सवाल उठा कि फौज फैक्ट्री क्यों चला रही है? राजनेता कमजोर थे और सत्ता पाने के लिए उन्हें फौज का साथ चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे का सहारा दिया और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बन गई। 1950 में सिंध में बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट बने, लाखों एकड़ जमीन उपजाऊ हुई। ये जमीन गरीब किसानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक पुराना ब्रिटिश कानून निकालकर 10% जमीन सीधे फौज को दे दी गई। जनरल अयूब खान ने खुद सैकड़ों एकड़ जमीन ले ली। धीरे धीरे ये परंपरा इतनी बढ़ी कि पाकिस्तान की आर्मी आज 1 करोड़ 15 लाख एकड़ जमीन को कंट्रोल करती है। 1971 के युद्ध से 2 महीने पहले जब पूरा देश बंटवारे की कगार पर था, तब फौज ने बनाया आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। इसके बाद एक एक करके नए बिजनेस शुरू किए गए। NLC यानी नेशनल लॉजिस्टिक सेल ट्रांसपोर्ट के लिए, FWO यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन के लिए, शाहीन फाउंडेशन एयरफोर्स का मीडिया, ट्रैवल और एयरलाइन, बहरिया फाउंडेशन नेवी का रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पाकिस्तान में हर सेना ने अलग अलग कॉरपोरेट साम्राज्य खड़ा कर लिया है। 90 के दशक में सिविलियन नेता बेहद कमजोर थे। वो फौज को चुनौती नहीं दे सकते थे क्योंकि सरकार गिरना तय था। यही वजह थी कि फौज को जमीन, फैक्ट्रियां, बैंक सब कुछ मिलता गया। 1992 में आया अशकारी बैंक, शायद दुनिया का अकेला बैंक जिसके पीछे सेना की ताकत खड़ी है। धंधा बढ़ता गया और फौज देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट समूह बनकर उभरी। 1999 में मुशर्रफ के तख्ता पलट के बाद फौज ने खुद को सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बना लिया। 1200 से ज्यादा रिटायर्ड अफसर सिविलियन पदों पर नियुक्त किए गए। हर बड़ी सरकारी कमेटी में फौज की कुर्सी पक्की होती है। DHA जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शहरों के सबसे महंगे इलाकों में बदल गए। अब सेना सिर्फ सुरक्षा नहीं कर रही थी, फाइनेंस, रियल एस्टेट और इंडस्ट्री को नियंत्रित भी कर रही थी। 2018 में आया हाइब्रिड रिजीम, सत्ता सिविलियन की पर कंट्रोल फौज का। CPEC में फौज की सीधी एंट्री हुई और एक रिटायर्ड जनरल को CPEC अथॉरिटी का चीफ भी बना दिया गया। ये पहली बार था जब पाकिस्तानी फौज देश की इकोनॉमिक प्लानिंग में औपचारिक रूप से बैठ गई थी। 2022 के बाद फौज यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक बन गया। जनरल आसिम मुनीर के दौर में फौज ने बनाया SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अब विदेशी निवेश की फाइलें सीधे मंत्रालय में नहीं जाती बल्कि GHQ के पास आती हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पंजाब और सिंध की जमीनें कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर फौज से जुड़ी कंपनियों को दी जा रही हैं और डूबती PIA को खरीदने आगे बढ़ी है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। कई विशेषज्ञ ये चेतावनी देते हैं कि जब देश की सेना सबसे बड़ी जमींदार, बैंकर, निर्माण कंपनी, ट्रांसपोर्टर और अब एयरलाइन की मालिक बन जाए तो लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है किसी भी लोकतंत्र के लिए। जब तोप और तिजोरी की चाबी एक ही हाथ में आ जाती है तो चुनाव, संसद और जनता सब कुछ पीछे छूट जाता है।
तो क्या पीआईए की नीलामी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा पाएगी या फिर से मिलिट्री इंक के और विस्तार की ओर ले जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए।